हेलो। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की स्थिति है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण ये क्या होता है? आप जानते हैं कि जो यूँ कहें कि जो लेग्यूम पौधे होते हैं, यानी लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे, लेग्यूमिनोसी कुल, या यूँ कहें कि लेग्यूम पौधे, ये लेग्यूम क्या होता है? लेग्यूम पौधे क्या होते हैं? तो लेग्यूम पौधे या लेग्यूमिनेसी कुल जो है, इसे दालीय कुल कहा जाता है, यानी दलहन। दालीय कुल कहें या दलहन, ठीक है, यानी जिनसे दालें प्राप्त होती हैं उन्हें दलहन कहा जाता है, दलहन। तो दलहन कुल के पादप या दालीय कुल के पादप, जिसे विज्ञान की भाषा में लेग्यूमिनेसी कुल के नाम से जाना जाता है, या इस प्रकार के पौधों को लेग्यूम पौधों के नाम से जाना जाता है। ये लेग्यूम पौधे या दालीय कुल के पौधे या दलहन पौधे क्या होते हैं? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को, आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदल करके, किस में बदल करके? नाइट्रेट में बदल करके पौधे के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? पौधे के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ध्यान रहे, एक चीज़ अपने दिमाग में ये उतारना है, अपने जहन में उतारना है कि निश्चित वायुमंडल में 78% गैस होने के बाद में भी जो है, नाइट्रोजन होने के बाद में भी हमको बाहर से यूरिया वगैरह, बाहर से जो है पौधों को नाइट्रोजन देनी पड़ती है। आखिर क्यों है भाई? रीज़न उसका यह है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में है, और पौधे जो है उसे यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैंने कहा कि दालीय कुल के जो पौधे होते हैं, उन दालीय कुल के पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसे ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। परिभाषा क्या हुई? तो हमने कहा कि लेग्यूमिनेसी कुल या लेग्यूम पौधे या दालीय कुल के पौधे क्या करते हैं? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसी को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपका हो गया है, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आता कि नाइट्रोजन को बदलते रहेंगे, पौधे के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे, तो ये नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन चक्र पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ये प्रश्न आ सकता है। ध्यान दीजिए सभी, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? तो मैंने अभी हाल आपसे कहा कि हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में N2 का मतलब होता है भैया नाइट्रोजन। N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना? नहीं तो दिमाग में साहब N2 लिख दिया, क्या लिख दिया है? तो ठीक है, तो अपन ने बोला है कि हमारे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन होती है। अब क्या है, आप ये भी जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, ये आप हम सभी के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक होता है, या यूँ कहें कि ये नाइट्रोजन सभी सजीवों का संगठक है। सभी सजीवों का संगठक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? संगठक कैसे है, या नाइट्रोजन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कारण है? नाइट्रोजन की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? जीवों के लिए नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो इसके लिए देखिए, आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। इसके अलावा जो है पौधों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल, तो उसके निर्माण में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, अब आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए और आरएनए होते हैं ना, डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल माने जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है आपका डीएनए व आरएनए होता है। तो प्रोटीन के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में व न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये विटामिन निर्माण का कार्य भी करती है। तो यदि यहाँ से प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन की सजीवों के लिए क्या भूमिका है या जीवों के लिए क्या भूमिका है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो है क्लोरोफिल,
जो पौधे होते हैं, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के निर्माण में भी जो है इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भी नाइट्रोजन की उपयोगिता होती है। न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम होता है आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। विटामिन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिला के मैंने आपसे कहा कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है और ये नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक संगठक होती है, सभी सजीवों का एक इम्पोर्टेंट भाग होती है। ये हमारे लिए नाइट्रोजन की क्या भूमिका है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक बात और मैं बता दूं कि यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या होता? ऑक्सीजन नहीं होती तो हम मर जाते, हम ये बात मानते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि यदि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या होता? आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करती है। और यदि नाइट्रोजन नहीं होती तो जानते हो आप, प्रत्येक चीज़ अपने आप जलने लगती है वायुमंडल में अपने आप, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायक होती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी अपन को ये भी देखना है। इसके बाद देखिए कैसे करते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो दालीय कुल के पादप होते हैं, दालीय कुल के पादप में जैसे उड़द है, मूंग है ना, सोयाबीन है, तो इनकी जड़ें जो होती हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ये देखिए आप, मैंने आपसे कहा कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को या तो कुछ जीवाणु या कुछ नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो जीवाणु का मैं आपको उदाहरण बताया, इसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया, नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो दालीय कुल के पौधे हैं जैसे मूंग है, उड़द है ना, तो ये इनके जो जड़ें हैं, इन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों के अंदर जो है राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है और पौधे के लिए उपलब्ध करा देता है। पौधे में जो है इस नाइट्रोजन के द्वारा विटामिन, प्रोटीन इनका निर्माण होता है और जिसे जीव जंतु इस पर निर्भर है। तो जीव जंतु जो है इनको खा लेंगे तो वो उनके शरीर में पहुंच जाएगी, देखो कैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन चक्र बन रहा है। चक्र कैसे बना हमारा? आपको पता है कि देखिए वायुमंडल, ये वायुमंडल, तो इस वायुमंडल में क्या थी? नाइट्रोजन थी, ये नाइट्रोजन थी। ये पौधे ने क्या किया? इसे पौधे में आ गई, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा बदल दिया है। पौधे को किसने खाया? जीव जंतु ने खाया, ठीक है, या उनके उत्पादों को खाया, ठीक है। अब जीव जंतु जब मरते हैं तो मृत होने के बाद में क्या होता है? मृत होने से क्या होगा? इसका अपघटन होगा। क्या होगा? अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन होने से वापस क्या है, यो पौधे के अंदर चली जाएगी। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो ये जो नाइट्रोजन जो आपकी मृत होने पर, जंतु के मृत होने पर जो बनी है जो नाइट्रोजन, उसको सीधे वायुमंडल में ट्रांसफर कर देते हैं या मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से जीव इसके अंदर वायुमंडल में एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र को ही नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपके दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।